और अब वक्त यूपी प्राइम का है। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। आज दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें एक्सप्रेसवे पर F1 गेस्ट हाउस में ले जाया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा के पास यूपी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने राहुल गांधी से भी धक्का मुक्की की, जिससे राहुल जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल ने कहा, उनको हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता। पुलिस उनको जो है रोक रही है और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है। तो राहुल गांधी और प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हाथरस का जो पीड़ित परिवार है उससे वो मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। यानी पहले से ही धारा 144 लगा दी गई थी, जिससे कि वहां पे वो ना जा पाए और प्रशासनिक स्तर पे रास्ते में ही ग्रेटर नोएडा में ही एक्सप्रेसवे पे उन्हें उनके काफिले को रोक दिया गया। उसके बाद राहुल ने ये कहा कि मैं अकेला जाऊंगा, अगर धारा 144 लगी है तो कोई सहयोगी कोई साथी आगे नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। बावजूद इसके पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत गरमाने लगी है। देखिए, हम पे लाठी चार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धर्म का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को, पीड़िता को पूरी तरह से सहायता दे, उनकी सपोर्ट करे, उनके लिए न्याय दिलवाए। उसके बजाय उल्टा उन्होंने उसका एकदम विपरीत किया है। मैं अकेला शांति से खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला पैदल यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। और हाथरस की घटना पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना में मृतका जो थी उसकी जीभ नहीं काटी गई थी। एडीजी ने कहा कि आज एक वीडियो सामने आया जिसमें युवती की जीभ दिख रही है। कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि रेप की बात प्रथम बार पीड़िता के द्वारा दिनांक 22 तारीख को बताई गई। उनके बयान के आधार पे शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्रमशः 23, 25 और 26 तारीख को की गई। जिस दिन दिल्ली पीड़िता को शिफ्ट किया गया, उसके दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से पोस्टमार्टम दिल्ली में करा के पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई। और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेके प्रदेश सरकार पर हमला बोला। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी प्रतिक्रिया दी। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के शासन ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो आतताई रवैया अपनाया है, उससे जनरल डायर की याद आ गई है। श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं अकेला जाऊंगा,
हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने, उसके बावजूद भी श्री राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें गिरा दिया गया। पुलिस प्रशासन ये जान ले कि आपको कानून सम्मत काम करने हैं। सरकारें परमानेंट किसी की नहीं रहती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, लेकिन पुलिस को संविधान सम्मत काम करना होगा, वरना सूद समेत वापस मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा के लोगों को भी जानना चाहिए कि सरकार परमानेंट नहीं है। जो आतताई रवैया आपने कांग्रेस के खिलाफ अपनाया है, उसका जनता जवाब देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाए, और एक जगह नहीं, उन्नाव में बलात्कारी विधायक के साथ सरकार खड़ी हुई, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जलाया गया, जिंदा जलाने वालों के साथ सरकार खड़ी हुई, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। शाहजहांपुर में सरकार चिन्मयानंद के साथ खड़ी रही, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। बुलंदशहर में भी 4 दरिंदों के साथ सरकार खड़ी नजर आई, बेटी के साथ नहीं नजर आई। तो जब बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी हो जाएगी, बीजेपी की सरकार खड़ी हो जाएगी, योगी सरकार खड़ी हो जाएगी, उस उत्तर प्रदेश में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं होंगी। और मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को मैं बताना चाहती हूं कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है, आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना होगा। यानी सरकार को वो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई। आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूं कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है, आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार। और यूपी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है, अभी भी नहीं जाग रही है। और केवल इस किस्म की ये हाथरस की घटना और घटना घटने से, उनकी आर्थिक मदद करने से या उनको प्लॉट देने से, नौकरी देने से तो इनके ऊपर जुल्म जाति नहीं रुकेगी। इनको सख्त कदम उठाने होंगे, जो ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है। आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए। और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है, गोरखपुर में मठ में, वहां बैठा दें। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हाथरस की घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि हाथरस के कांड के बाद, यानी ये जो घटना हुई, उसके बाद प्रदेश में कई घटनाएं घटी हैं, जिससे साबित होता है कि प्रदेश में जंगल राज ही नहीं, दरिंदों का राज हो गया है। हाथरस कांड में जिस तरह से गैंग रेप के बाद एक दलित की बेटी का शरीर छत विछत करके, जीभ काट के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के, गले की हड्डी तोड़ के, उसके साथ अमानवीयता और हैवानियत का परिचय दिया गया, उसी तरह का कांड बलरामपुर में कल सामने आया। वहां भी एक दलित की बेटी, उसके साथ गैंग रेप, मुंह में इंजेक्शन लगाना, शरीर की हड्डी तोड़ के उसकी जान ले लेना, ये दोनों घटनाएं। और इसके पहले जौनपुर, लखीमपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, बागपत, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मासूम बेटियों का बलात्कार और उनके साथ
हत्या का मामला सामने आ रहा है। ये जंगल राज नहीं है, ये वहशी राज है, ये दरिंदों का राज है। और कैसे न्याय मिलेगा बेटियों को? अगर योगी सरकार चिन्मयानंद को बचाने में लगेगी, अगर योगी सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने में लगेगी, अगर योगी सरकार अपने पार्टी से जुड़े हुए दुराचारियों के पक्ष में खड़ी होगी, तो कैसे न्याय मिलेगा यहां की बेटियों को? इसलिए इसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेके हाथरस से लेके दूसरी जगहों पे आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमने इसके विरोध में आंदोलन किया था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी तहसील मुख्यालय पर एक दिन का अनशन करेगी। और बीजेपी उपाध्यक्ष रेखा वर्मा पार्टी की राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के बाद आज लखनऊ पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान रेखा वर्मा ने प्राइम न्यूज से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में शामिल हुई रेखा वर्मा सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज वो नवनियुक्त होने के बाद पहली बार लखनऊ आई हैं। उनका गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। किस तरह की आपको जिम्मेदारी मिली है और अब उपचुनाव हैं, क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय टीम ने मुझे अपनी टीम में मुझे लिया है। मैं अपनी राष्ट्रीय टीम को और प्रदेश की जो हमारी टीम है, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं उनको आश्वस्त भी करना चाहूँगी कि मैं इस जिम्मेदारी को 100% काम करके और निभाऊंगी भी। कई लोगों को उत्तर प्रदेश से टीम में जगह मिली है, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और अभी चुनौती सामने है। 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, उपचुनाव लिटमस टेस्ट के तरीके देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, संगठन की तैयारी किस तरह की है? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हों चाहे बिहार के चुनाव हों, सब में जनता का जो रुख है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अभी मैं बिहार गई थी, तब भी मैंने ऐसा लोगों के माध्यम, जब लोगों के बीच में गई तो लोगों के माध्यम से ये बात निकल के आई। बहुत अच्छा चुनाव जाएगा। बिहार में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में कई तरह की चुनौती है, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ। आप भी एक महिला हैं, क्या कहेंगी? नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। हमारी सरकार परिवार के साथ में है। जो दोषी थे वो 4 जो लड़के थे उनको अरेस्ट भी किया गया है। जो चीज़ निकल के आ रही है कि उसमें कुछ लोगों ने लापरवाही की है, तो जांच चल रही है। जांच के माध्यम से अगर कोई और दोषी निकल के आता है तो उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। अधिकारी गलती पे गलती करे जा रहे हैं। पहली बात, हाथरस की बेटी को रात में ही जला दिया, फिर बलरामपुर में भी ऐसी घटना दोहराई गई। क्या कहेंगी, ऐसे लोग पर क्या कार्रवाई होगी, ऐसे अधिकारियों पर? बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच चल रही है और जांच के दायरे में जो भी आएगा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, तो 100% कार्रवाई होगी। विपक्ष लगातार सवाल पर सरकार पर निशाना साध रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क पर उतरे, उनको रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, अब उनको अज्ञात स्थान पर पुलिस ले गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे जब मैटर होते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, तो इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब लोगों की, हमारी सरकार की, हम सब लोगों की सहानुभूति उस परिवार के साथ में। सही में बहुत दुखद घटना है, हम सभी लोग बहुत दुखित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि कई बड़ी घटनाएं हो गई, उन्नाव में भी घटना घटी थी, हाथरस में हुई, फिर बलरामपुर में भी घटना घटी, अन्य जनपदों से भी कई चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, आजमगढ़ में भी घटना घटी। क्या कहेंगी सरकार से? नहीं, सरकार बिल्कुल सक्रिय है 100%। आपने देखा भी होगा जो भी ऐसे केसेस आए हैं, हालांकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं तो उस पर सरकार का रुख बहुत सख्त है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब आप लोग लगातार प्रदर्शन करती थी। आप उसमें सांसद थी, मुझे याद है 2016 की बात है। आप लोग मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह से मिलने भी आई थी, लेकिन अब आपकी सरकार है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही। नहीं, हम सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार जब यूपी में बनी तो हम लोगों ने कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कोशिश की है, और भी चीज़ों को हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। लेकिन जो ये घटनाएं घट रही हैं वास्तविक में बहुत दुखद हैं, हम सबके लिए दुखद हैं। हम सब लोग उस पर और अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, कानून व्यवस्था पर भी काम कर रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिस पर सरकार एक्शन भी ले रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट है और सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को लगातार जरूरी दिशा निर्देश भी वो दे रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इसे लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए और कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वप्रथम संचारी रोग का जो विशेष अभियान है उसके तीसरे चरण का शुभारंभ किया। जैसा कि अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया, उन्होंने उसका जागरूकता का एक वीडियो भी किया और ये जो पूरा अभियान है तीसरे चरण का, ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस पर उन्होंने विशेष रूप से बल देते हुए ये कहा कि संचारी रोगों का जो प्रभावी नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जहां वर्ष 2016 एवं 17 में क्रमशः 4,353 व 5,417 लोगों की दिमागी बुखार से प्रभावित होने की प्रभावित हुए थे, वहीं अब 715 एवं उस समय जहां प्रभावित हुए थे 715 और 748 लोगों की मृत्यु 2016 और 17 में हुई थी। अब 2020 में मात्र 823 लोग जो है प्रभावित हुए हैं, यानी 4,000 और 5,000 की संख्या के बाद अब मात्र 823 और मात्र उसमें से 25 लोगों की ही मृत्यु हुई है। ये जो संख्या में कमी आई है ये एक विशेष रूप से जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है और पूरे प्रदेश में ये संचारी रोग का जो पूरा सफाई का अभियान, स्वच्छता का अभियान, पेयजल का अभियान, जगह जगह जो है इसके जागरूकता का अभियान और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पूरा एक अभियान चलाया गया है, ये सफलता से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए पूरी तत्परता से इस 1 माह भी कार्य किया जाएगा। आज कोविड की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभावी नियंत्रण के लिए जो है ये जरूर कहा कि हमको सभी लोगों को प्रोएक्टिव रूप से जो है काम करना होगा। आपने देखा पिछले हफ्ते 10 दिन से जो कोरोना के नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं। जो कोरोना के नंबर्स कम हो रहे हैं तो इसका निश्चय ही हर शहर में देखने को इसका असर मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से जहां लखनऊ और कानपुर पर फोकस किया है वहां रिकवरी दर में और वृद्धि करने का निर्देश दिया है। जनपद फर्रुखाबाद में पॉजिटिविटी दर को कम करने के लिए एक मेडिकल टीम भेजने का भी निर्देश दिया है और जनपद में L2 कोविड चिकित्सालय को तत्काल क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। जालौन में कोविड के मरीजों को बेहतर उपचार सुलभ हो इसलिए स्वास्थ्य विभाग को जिले में नए एनेस्थेटिस्ट को भी तैनात करने का निर्देश दिया है और कोविड चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों में से सीएम हेल्पलाइन द्वारा संवाद स्थापित कर रोगियों का कुशलक्षेम भी लिया जा रहा है। अनलॉक व्यवस्था के संबंध में नवीनतम गाइडलाइंस के बारे में मैं अभी बताऊंगा। संक्रमण से नियंत्रण के लिए प्रभावी सर्वेलेंस के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए ओपीडी जनरल संचालित करने के लिए और स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर लगाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। एमएसपी के तहत धान क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, धान क्रय की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को नियमित किसान क्रय केंद्र के लिए निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है। धान क्रय केंद्र जो है प्रोटोकॉल का भी वहाँ पालन करना होगा, यानी वहाँ जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन करने का निर्देश दिया है। जहाँ अतिवृष्टि हुई है उन किसानों का आकलन भी नुकसान का आकलन करते हुए उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नई गाइडलाइंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद जारी की गई हैं मुख्य सचिव के द्वारा। ये जो नई गाइडलाइंस हैं इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियां जो अनमन्य होंगी, विशेष रूप से स्कूल और कोचिंग संस्थान जो शैक्षणिक कार्य है वो 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा। यह निर्णय स्कूल प्रबंधन और संस्थान पर रखा गया है कि वो विचार विमर्श वहाँ की स्थिति का आकलन करते हुए जिला प्रशासन से जो है तय कराएंगे
ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की अनुमति जारी रहेगी या ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी, उसको जो है प्रोत्साहित भी किया जाएगा और इस व्यवस्था को प्राथमिकता भी दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं, कुछ छात्र अगर भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाय ऑनलाइन में ही रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन रहने की उनको छूट होगी और ये उनके अपने निर्णय पर निर्धारित होगा। छात्र संबंधित स्कूल और शैक्षिक संस्थान में अपने माता पिता यानी अभिभावक की लिखित सहमति के साथ ही उपस्थित हो सकेंगे। जहां स्कूल और शैक्षिक संस्थान में छात्रों की उपस्थिति बिना माता पिता के सहमति के नहीं हो पाएगी और ऐसा कोई स्कूल अनिवार्य भी नहीं कर सकेगा। पशुपालन में जो सूकर बाड़े होते हैं उनको आबादी से दूर करने का कार्यक्रम, उन्हें जाली से ढकने का कार्यक्रम, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जहाँ कहीं जल जमाव है, जल जमाव को दूर करने का कार्यक्रम, कहीं भी जल न जमा हो, घरों में, कूलर में, गमले में, कहीं भी, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, ये सब अंतर विभागीय समन्वय से चलाया जाएगा ताकि जो बीमारियां हैं, वेक्टर बोर्न बीमारियां या जो और भी बीमारियां हैं जैसे कि जेई है, एईएस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और उसके साथ साथ कोविड है, इन सब के बारे में इस अभियान के द्वारा एक जागरूकता का और जो अंतर्विभागीय समन्वय से कार्य करने हैं उनका एक बृहद अभियान चलाया जाएगा। आज से ही भारत सरकार ने एक जागरूकता कार्यक्रम कोविड के लिए करने का उन्होंने एक निर्देश दिया है, लेकिन जो हमारा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में ये और विशाल है, विस्तृत है। केवल कोविड नहीं बल्कि जो जितने भी संचारी रोग हैं उन सब के बारे में हम 1 महीना का एक कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। इसके पूर्व मार्च में और जुलाई में 2 कार्यक्रम पूर्व में भी चलाए जा चुके हैं। 2 बार संचारी रोग अभियान चलाया गया है। इस बार के संचारी रोग अभियान के दौरान 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दस्तक कार्यक्रम चलेगा और दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ये घर घर जाकर के लोगों को तमाम तरह की बीमारियों के बारे में जागरूक करती हैं। और इस बार की ये एक अनूठी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, उनके निर्देश पर ये एक अनूठी पहल है कि इस बार जो इस साल जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो लॉकडाउन के कारण से या स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा पड़ने के कारण से प्रारंभ में जिनका वैक्सीनेशन छूट गया था, जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, वैसे बच्चे या माताएं जिनका टीकाकरण होता है प्रसव के बाद या प्रसव के पहले, जो टिटनस वगैरह का टीकाकरण होता है, जिनका भी छूट गया है उन सबों की लाइन लिस्टिंग की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संचारी रोग नियंत्रण के 3रे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जन सहभागिता से किसी भी बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। कि इस वर्ष के 3य चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, यूनिसेफ, WHO तथा पात्र संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और जिले स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों से इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारीगण,
स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरे प्रदेश से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार शासन एक अभियान चला रहा है। अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता से कैसे किसी भी महामारी को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, विगत 3-4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिणाम आए हैं वह देश और दुनिया के लिए अपने आप में एक उदाहरण बने हैं। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थीं। लेकिन मौत के आंकड़े नियंत्रण में नहीं आ रहे थे।